हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चांसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 4 है द मुगल एम्पायर का जो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे जो है यहाँ पर हमारे जो इंडिया में दिल्ली सल्तनत है वो फिनिश होता है, उसके बाद जो मुगल एम्पायर है वो इस्टेब्लिश होता है। सो मुगल एम्पायर की बात करें तो जो बाबर है वो यहाँ पर इनका फाउंडेशन रखते हैं और जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो 1526 होता है, लड़ा जाता है, तो वहीं पर ही जो बाबर है उनका जो विजय होता है और यहाँ पर जो हमारे जो मुगल एम्पायर है वो उसके जो नींव है, फाउंडेशन है, वो रखा जाता है। 1526 से लेकर आपके जो 1530 के बीच जो बाबर है वो यहाँ पर शासन करता है। देन उसके बाद उसका जो सन है हुमायूं वो आता है। 1530 से लेकर 1540 के बीच जो हुमायूं है वो उनका शासन चल रहा है। देन उनको ओवरथ्रोन करते हुए, उनको हटाते हुए शेर शाह सूरी जो है 1540 से लेकर 1545 तक यहाँ पर शासन में रहते हैं। बट जब उनका डेथ हो जाता है देन उनके जो हम बात करें उनके जो रिलेटिव्स है जो शासन पर आते हैं, जो दिल्ली के जो थ्रोन पर बैठते हैं, सो वो उतने कैपेबल नहीं होते, तो फाइनली फिर से जो हुमायूं है 1555 में वो शासन को ले लेता है। देन उसका आफ्टर 1 ईयर्स उसका डेथ हो जाता है। देन उसका जो सन है अकबर, जिसको अकबर द ग्रेट के रूप में जाना जाता है, मुगल एम्पायर का मोस्ट जो पावरफुल जो रूलर्स थे, 1556 से लेकर 1605 तक इनका ऑलमोस्ट 50 ईयर्स इनका जो शासन है वो चलता है। सो आज के हम वीडियो में आपका जो अकबर और जहांगीर के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। सो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम जो चैप्टर स्टार्ट करें, यहाँ पर जो देखते हैं अकबर के बारे में। तो ये आपका जो अकबर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका अकबर का इमेज। अकबर की हम बात करें तो इनका अर्ली लाइफ की बात करते हैं तो अकबर वॉज बोर्न इन 1542 सी इन अमरकोट व्हेन हिज फादर वॉज फॉरगेटिव देयर। मीन्स इनके जो फादर है, हमें पता है कि जो आपने प्रीवियस जो वीडियोस देखा है, सो वहाँ पर आपको पता होगा कि वो जो है उनके फादर जो हुमायूं हैं, जब उनको शेर शाह सूरी है डिफेट कर देते हैं तो वो भागकर कहाँ चले जाते हैं, पहले तो सिंध जाते हैं। तो सिंध में ही आपके जो अकबर है, हमारा जो अकबर, उनका क्या होता है, जन्म होता है, वो बॉर्न होते हैं वहीं पर। सो अकबर was only 30 years old when he was crowned emperor in 1556। जब हुमायूं का जो डेथ हो जाता है 1556 में, सो अकबर को क्या किया जाता है, उनको राजा बना दिया जाता है और उस समय उनका एज था कितना, 13 ईयर्स। मीन्स आप अभी देखेंगे तो आपका जितना एज है उन्हीं के आसपास जो है, आपसे कुछ थोड़ा सा बड़ा रहा होगा अकबर। सो उतने ईयर्स में वो क्या करते हैं, वो राजा जो है वो बन जाते हैं, किंग बन जाते हैं। दिल्ली के जो सल्तनत है, आपके जो मुगल एम्पायर के जो रूलर्स हैं, वो ये हमारे जो अकबर है वो क्या बन जाते हैं, रूलर्स बन जाते हैं। अब उनके जो मेंटर्स थे, जो बैरम खां, उनके वो उनको टेक केयर करते रहते हैं और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशंस है वो उन सभी को वही कौन, बैरम खां संभाल के रखते हैं जब तक अकबर का एज है 18 ईयर्स नहीं हो जाता है। सो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे तो व्हेन हुमायूं डाइड, 2 ऑफ शेर शाह सूरीज नेफ्यू आदिल शाह एंड सिकंदर शाह ट्राई टू टेक बैक दिल्ली। मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि जो हुमायूं, वो तो शेर शाह सूरी के जो नेफ्यूज हैं या फिर जो उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनसे हुमायूं फिर से आपका 1555 में वो एरिया को अपने अंडर कंट्रोल में लिए रहते हैं, जब वो उतने कैपेबल नहीं थे। बट जैसे ही हुमायूं को डेथ होता है तो उनके फिर से जो रिलेटिव्स हैं शेर शाह के, वो दिल्ली जो थ्रोन है, आपके जो मुगल एम्पायर दिल्ली की जो गद्दी है, उनको लेना चाहते हैं, जिसमें आदिल शाह और आपके सिकंदर शाह जो है दोनों शामिल होते हैं। हेमू, जो आदिल शाह के एबल जो जनरल थे, वो ऑक्यूपाइड दिल्ली एंड आगरा। वो क्या करते हैं, मीन्स आपके जो हेमू थे, आदिल शाह के जो जनरल थे, उनके आर्मी के जो हेड थे, वो दिल्ली और आगरा को अपने अंडर कंट्रोल में ले लेते हैं। देन बैरम खां एंड अकबर मेट हेमू इन सेकंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1556 CE एंड डिफीटेड हिम। मीन्स अब यहाँ पर जैसे ही हेमू जो है दिल्ली और आगरा को ऑक्यूपाई करते हैं, वहाँ पर पहुँच जाते हैं पास में। सो अब दोनों आपके जो दिल्ली जो रूलर थे मुगल एम्पायर के, जो अकबर और
उनके जो मेंटर जो बैरम खां, उनके बीच जो लड़ाई होती है, उनके बीच एक घमासान युद्ध चलता है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो पानीपत का जो 1556 में जो बैटल होता है, वहाँ पर इनकी जो हेमू है उनकी हार हो जाती है और बैरम खां और जो आपके अकबर है वो जीत जाते हैं। सो अकबर देन शिफ्टेड हिज कैपिटल टू आगरा। अब यहाँ पर ये जो लड़ाई फिनिश होती है उसके बाद जो है अकबर जो है अपना जो कैपिटल है उसको कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, आगरा कर देते हैं। पहले दिल्ली से तो दिल्ली से अब उसको आगरा शिफ्ट कर दिया जाता है। देन अकबर कंक्वेस्ट की बात करते हैं। जो अकबर का जो विजय अभियान था उसने कहाँ कहाँ पर अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए, आगे डेवलप करने के लिए कहाँ कहाँ पर उसने लड़ाई लड़ी। सो अकबर वाज एन एम्बिटियस मैन, मीन्स अकबर जो चाहते थे कि उनका एरिया जो है ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में उनके एम्पायर है वो फैले। सो उसके लिए उसने क्या किया कि जो आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज रूल ओवर दिल्ली एंड आगरा ही बिगन टू सिस्टमेटिकली सबजुगेट ऑल हिज पोटेंशियल रिवल्स इन द वेस्ट, ईस्ट, साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट। अब उनको जो अकबर है वो पहले तो अपने दिल्ली और आगरा, ये मीन्स अपने आसपास के एरिया हैं उनको वो सुरक्षित करते हैं। जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि नहीं मेरा एरिया पूरी तरीके से सुरक्षित है, तब वो अपने आसपास वाले एरियाज है जहां पर उनको लगता था कि जो रूलर्स है उस एरिया के जो वो उतने कैपेबल नहीं है, सो वो वेस्ट, ईस्ट, साउथ और आपके जो नॉर्थ वेस्ट है उस एरिया पर इनकी जो लड़ाई है वो अपने एक्सपेंशन के लिए, अपने जो एरिया को जो आगे बढ़ाने के लिए वो क्या करने लगते हैं, आसपास एरिया की ओर चले जाते हैं। सो बाय 1601 द मुगल एम्पायर स्टेट फ्रॉम अफगानिस्तान टू बंगाल एंड फ्रॉम कश्मीर टू डेक्कन, मीन्स जो इनका जो एम्पायर है वो बहुत दूर दूर तक फैल जाता है। आपका अफगानिस्तान की हम बात करते हैं या फिर आप जो देखेंगे कि जो उनका जो एरिया है अफगानिस्तान से लेकर कहां तक आपका बंगाल वाला जो रीजन, साथ ही साथ आपके कश्मीर और आपको डेक्कन वाले जो रीजन है, इतने एरिया तक जो अकबर का जो एम्पायर है वो क्या हो जाता है, फैल जाता है। सो अकबर हाउएवर डिड नॉट डिपेंड ऑन द यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस अलोंग टू एक्सटेंड हिज territories. He established a strong administrative system. मीन्स जनरली यहाँ पर जो अकबर है वो सिर्फ मिलिट्री जो फोर्सेज है उस पर डिपेंड नहीं था कि वो जो है अपने क्या करे, एरिया को डेवलप करे, वहाँ के एरिया को जीत ले और अपने में शामिल कर ले। वो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप था वो भी बेहतर था, प्रशासनिक जो उनका ढांचा था, स्ट्रक्चर था वो बेहतर था। देन ही ऑल्सो फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, thereby ensuring the support of Rajput and Sikhs. मीन्स यहां पर क्या हुआ कि जो अकबर की जो पॉलिसीज थी वो ऐसी नहीं थी कि वो जो है किसी के एरियाज को अपने अंडर कंट्रोल में ले रहे हैं तो उसको पूरी तरीके से क्या कर दे, खत्म कर दे, तहस नहस कर दे। ऐसा जो है अकबर नहीं करते थे। जनरली वो जो रिलीजियस टॉलरेंस की बात करते हैं, मीन्स वो सभी धर्म को वो क्या करते थे, जो व्यक्ति जिस धर्म को फॉलो करना चाहे वो करते थे। आपके किसी भी जो रिलीजियस है उस पर उनका इंटरफेयर नहीं होता था। इसी कारण से जिनके जो राजपूत और जो सिख हैं वो अकबर के सपोर्ट में थे। सो अब यहां पर हम जो नीचे हम एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप है, हम अकबर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप है उसकी बात करते हैं, देखते हैं। सो ड्यूरिंग मुगल टाइम्स द एम्पेयर वाज द सेंटर ऑफ ऑल पावर। He was the head of both the military and the administrative setup. मीन्स क्या था कि जो हम अकबर टाइम्स की बात करें तो मेन जो पावर में जो हमारा जो रूलर्स होता था, तो जो अकबर है वो सेंट्रल पोजीशन में रहता था। दैन उसके अलावा जो मिलिट्रीज के और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप है वो डिफरेंट टाइप से बनाए हुए थे और उनके भी डिफरेंट जो हेड हैं वो हुआ करते थे। सो अब यहां पर बात करें, अकबर वाज हेल्प इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज बाय हिज कैबिनेट। मीन्स अलग अलग जो डिफरेंट जो उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था और अलग अलग डिफरेंट जो कैबिनेट जो होते थे और वहां पर डिफरेंट टाइप के जो मिनिस्टर्स हैं, सीनियर जो ऑफिसर्स हैं वो हुआ करते थे। जैसे यहां पर बताया गया द वजीर हु वाज सिमिलर टू अ प्राइम मिनिस्टर।
मीन्स जैसे हम अभी अकबर को क्या मान लें, यहाँ पर जो हमारे प्रेसिडेंट है उस रूप में मान लेते हैं। सो उस समय जो वजीर हुआ करते थे, जो प्रेसिडेंट के जो नीचे अभी क्या होगा, जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, तो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, देन वाज द प्रिंसिपल एडवाइजर टू द एम्पेरर। मीन्स वो जो वजीर होते थे, जो प्राइम मिनिस्टर्स होते थे, वो प्रिंसिपल एडवाइजर होते थे, यानी मुख्य सलाहकार होते थे, जो राजा को डिफरेंट जो इश्यूज है उस पर वो उनको क्या करते थे, एडवाइस देते थे। देन द दीवान हु वाज इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस वाज सिमिलर टू द फाइनेंस मिनिस्टर्स। मीन्स दीवान होते थे, एक जो होता था वजीर वो अभी के टाइम पीरियड में हम एग्जांपल है तो वो प्राइम मिनिस्टर की तरह होते थे। देन उसके अलावा जो दीवान होते थे वो उसको हम जो फाइनेंस मिनिस्टर, रेवेन्यू से रिलेटेड है, सो वो अभी के दौर में देखा जाए तो हम उसको फाइनेंस मिनिस्टर समझ सकते हैं। देन तो मीर बख्शी was the paymaster of the army to the emperor was the commander in chief of the army। मीन्स आपका जो मीर बख्शी होते थे वो क्या होते थे कि वो जो है आर्मी को पे करते थे, आर्मी को मेंटेन करते थे। सो मीर बख्शी का काम होता था। जैसे अभी के हम मिनिस्टर्स की बात करते हैं तो आपका जैसे अभी के दौर में हम देखें तो आपके जो डिफेंस जो मिनिस्टर होते तो उस टाइप से हम मीर बख्शी को कह सकते हैं, क्योंकि उस समय एम्पायर है जिस वो हेड होते थे किसका, आर्मी का। जैसे अभी जो हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो जो हमारी जो डिफरेंट जो 3 आर्मीज हैं, नेवीज आपके जो देन आपके जो हमारे आर्मी है, देन आपके हमारे जो एयर फोर्स है, तो तीनों के जो हेड हैं वो कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते। तो उसी सब उस टाइप में भी जो मुगल जो रूलर्स होते थे, जो अकबर हैं वो हेड होते थे। तो मीर बख्शी होते थे वो पे मास्टर होते थे, यानी वो पूरी तरीके से मेंटेन करते थे किसको, आर्मीज को। देन काजी होता था, वो क्या होता था, वाज द हाईएस्ट जुडिशियल हेड। मीन्स जो मेन जो जजमेंट देने का जो काम है वो एम्पायर करता था, बट जो उसके बाद जो सेकंड जो होते थे, जो जजमेंट करते थे, वो होते थे आपके काजी। जैसे हम अभी जो मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में होता है, सो फाइनल जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट अगर किसी को डेथ सेंटेंस दे या फांसी का सजा दे दे तो वो अपील कहाँ कर सकता है, वो मर्सी के लिए आपके जो प्रेसिडेंट है उनके पास कर सकते। तो उस समय भी काजी हुआ करते थे। सो उनका जो जुडिशियल जो हेड है वो कौन होता था, काजी होता था। देन ही आल्सो लुक आफ्टर एजुकेशन, साथ ही साथ वो एजुकेशन को देखते थे। द सद्र ए सुदार वाज इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड सदर सुधार मीन्स वो जो रिलीजियस जो हेड होते थे, जो डिफरेंट जो रिलीजन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको देखते थे, तो उनको कहा जाता था सदर सुधार। सो यहां पर कुछ जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, वजीर, दीवान, आपके मीर बख्शी, आपके काजी और सदर सुधार। सो ये जो सभी जो इंपॉर्टेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप में जो मेन जो मिनिस्टर्स हुआ करते थे, जो मेन जो पीपल्स होते थे, जो पूरे जो एडमिनिस्ट्रेटर जो सेटअप्स को चलाते थे। देन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की बात करें तो अकबर ने क्या किया था कि अपने जो एम्पायर है उनको 15 जो सूबाज है और जो प्रोविंसेस है उसमें डिवाइड किया गया था। मींस जैसे हम देखते हैं अभी जो कंट्री है तो कंट्री जो है डिफरेंट जो स्टेट्स में क्या होता है, डिवाइड होता है, डिफरेंट जो स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज में हमें देखने को मिलता है। सो उसी टाइप से जो अकबर के द्वारा भी क्या किया गया था, अपने जो एम्पायर है उनको डिफरेंट जो 15 जो सूबास है उसमें डिवाइड कर दिया गया था। देन ईच के क्या होते थे, हेडेड बाय गवर्नर और सूबेदार। इन सब के जो हेड होते थे उसे कहा जाता था सूबेदार कहलाता था। देन द प्रोविंसेस वेयर डिवाइडेड इनटू सरकार्स और डिस्ट्रिक्ट्स। जैसे अभी हम एक जो कंट्रीज की बात करते हैं, कंट्री है, देन उसके बाद क्या होता है, एक स्टेट में डिवाइड होता है, देन स्टेट के बाद होता है क्या आपका डिस्ट्रिक्ट। सो डिस्ट्रिक्ट को उस टाइम पीरियड में क्या कहा जाता था, सरकार कहा जाता था, और सरकार आपके सरकारास कहते थे। और इस सरकारास कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेवरल परगनास। अब जो डिफरेंट जो आपके क्या होते थे, जैसे अभी के दौर में डिस्ट्रिक्ट के बाद जो डिफरेंट जो ब्लॉक्स होते हैं तो उस टाइप के जो उस समय में परगनास होते थे। देन डिफरेंट जो एंड सेवरल विलेज मेट अप परगनास। मीन्स डिफरेंट जो विलेज, जैसे अभी विलेज होता है तो उस टाइप पीरियड में डिफरेंट जो विलेज जो मिलकर एक क्या बनाते थे, परगनास बनाते थे। जैसे अभी के हम दौर की बात करें तो एक विलेज है वो क्या बनाता है, जनपद बनता है या फिर ब्लॉक्स बनते हैं। देन ब्लॉक से हम देखेंगे तो आपका क्या बनता है, डिस्ट्रिक्ट बनता है। तो उस समय सरकारास बनते थे, विलेज से परगना, देन परगना से आपका सरकार बनते थे, देन सरकार से आपका क्या होता था, सूबास होता था।
सो ये जो आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप है वो उस टाइम पीरियड में क्या किए गए थे, बिल्ड किए गए थे, किनके द्वारा, अकबर के द्वारा। सो ये जो सभी जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ये जो एफर्ट से क्यों लगाया गया था, ताकि जो एम्पायर को बेहतर तरीके से क्या किया जा सके, कंसोलिडेटेड किया जा सके, बेहतर तरीके से उसको रन करवाने में हेल्पफुल हो। सो नेक्स्ट हम मिलिट्री जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो यहां पर जो अकबर के द्वारा मनसाबदारी जो सिस्टम्स है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। सो मनसाबदारी सिस्टम क्या चीज है, सो टू ब्रिंग अबाउट ग्रेटर ऑर्डर इन द सिस्टम ऑफ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, अकबर इंट्रोड्यूस द मनसाबदारी system, that is the system which consists of a hierarchy of rank or offices in 1574। मीन्स यहां पर एक जो ऐसा जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम कहा गया जहां पर से सिविल या फिर जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं उनके रैंक में डिवाइड कर दी गई। मनसाब मीन्स अरबिक वर्ड में क्या होता है, रैंक। सो जो एवरी जो सिविल या फिर जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे उनको उनके लैंड के अकॉर्डिंग टू, उनके जो रैंक है उनके अकॉर्डिंग टू पीस ऑफ लैंड है वो उनको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे फर्स्ट जो रैंक वाले हैं तो उनको इतना बड़ा एरिया मिला, उससे जो सेकंड रैंक है तो उनको एरिया जो है क्या होता जाता था, छोटा होता जाता, देन उनसे और जो छोटा एरिया है। सो इस टाइप से रैंक के अकॉर्डिंग टू जो पीस ऑफ लैंड है या फिर जो जिसे कहा जाता था उस टाइम पीरियड में जागीर कहा जाता था, सो उनके रैंक के अकॉर्डिंग टू उनको प्रोवाइड किया जाता था। देन द मनसाबदार्स ड्राव देयर सैलरीज फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ द लैंड। मीन्स ये जो मनसाबदार हैं, जो डिफरेंट जो ऑफिसर्स हैं, वो जो इसी जो लैंड जो मिला है वहां से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और उनसे ही उनको सैलरी मिलता था। साथ ही साथ ये जो मनसाबदार हैं वो क्या करते थे, तो टू मेंटेन अ सर्टेन नंबर ऑफ हॉर्सेस फॉर एम्पायरर्स यूज, एम्पायर के यूज के लिए वो जो हॉर्सेज है वो मैनेज करते थे, ताकि जब जरूरत हो, जब उनको जो है वार में जाना है, लड़ाई में जाना है, तो उन जो हॉर्सेज है उनका जो यूज वो कर सके, एम्पायर है, राजा है, उनका यूज कर सके। देन अ न्यू ग्रेडेशन कॉल्ड सैवर वाज इंट्रोड्यूस टू डिफाइन हाउ मेनी कैलेवरीज अ मिलिट्री कमांडर वाज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन। मींस एक जो मिलिट्री जो कमांडर है तो उनके पास कितने जो घुड़सवार हो सकते हैं, कितने घुड़सवार वो मेंटेन कर सकता है, ये सभी जो सिस्टम्स है वो अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। सो हेंस द साइज ऑफ जागीर डिपेंड ऑन द जैट एंड द सेवर्स। मीन्स कितने पास उनके पास कितने घोड़े हैं, हॉर्सेज हैं, और वो कितना उनके पास वो मेंटेन करके रह सकता है, कितना उसका हायर जो रैंक है, जैत है। सो ये सभी जो डिपेंड करता था कि उनका जो जागीर है या फिर उनका जो एरिया है वो कितना बड़ा होगा जहां पर वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। साथ ही साथ इसी रेवेन्यू से में कुछ जो पार्ट्स है वो रूलर्स को भी जाता था। सो अकबर आल्सो फॉलोड द सिस्टम ऑफ दाग व चेहरा। दाग व चेहरा मीन्स क्या है कि ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेज एंड रोल्स विद द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द मैन टू अवॉइड फॉरगेटिंग। मीन्स यहां पर क्या हुआ कि जो एक ऐसा जो सिस्टम था कि जो हॉर्सेज है उनको अलग अलग ब्रांडिंग कर दिया जाता था ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। साथ ही साथ जो डिफरेंट जो आर्मी के जो ऑफिसर्स हुआ करते थे तो उनको भी एक अलग से पहचान है वो दिया जाता था, ताकि जो ये जो सिस्टम्स है वो प्रॉपरली तरीके से रन कर पाए। नेक्स्ट जो हम लैंड रेवेन्यूज की बात करते हैं, सो लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स क्या था, तो अकबर एडॉप्टेड शेर शाह सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड इंट्रोड्यूस सर्टेन एडिशनल फीचर टू ब्रिंग ग्रेटर रिलीफ टू द पीपल। मीन्स यहां पर क्या है कि जो शेर शाह सूरी के द्वारा जो क्या किया गया था, जो लैंड रेवेन्यू जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, में जो फर्टाइल जो लैंड है या फिर जो अनफर्टाइल जो लैंड है उनके अकॉर्डिंग टू जो रेवेन्यू सिस्टम है वो डिसाइड किया गया था। देन टाइम टू टाइम उसको क्या किया जाता था, रिवाइज किया जाता था। तो राजा जो टोडरमल है वाज अपॉइंटेड द चीफ रेवेन्यू ऑफिसर। मींस जो मुख्य जो रेवेन्यू जो ऑफिसर्स है, लगान वसूलने, इसका टैक्स जो कलेक्ट करने का जो मेन जो हेड होते थे वो राजा टोडरमल थे। देन टोडरमल इंट्रोड्यूस द दसाला सिस्टम। सो दसाला सिस्टम्स क्या चीज है, तो अंडर द दसाला सिस्टम द क्वालिटी ऑफ द लैंड वाज कंसिडर बिफोर फिक्सिंग द लैंड रेवेन्यूज। मीन्स
लैंड रेवेन्यू डिसाइड करना है कि लैंड किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना जो लैंड है, लैंड्स का जो रेवेन्यू है वो पे किया जाएगा। सो वो जो क्वालिटी ऑफ लैंड, उसकी जो फर्टिलिटी है, उनकी उपजाऊपन है, वो डिसाइड होता था, उनके अकॉर्डिंग टू डिसाइड किया जाता था। सो द लैंड वाज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। डिफरेंट जो 4 ग्रुप्स है उनके फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग टू उसको डिवाइड किया गया था। और ये जो है एक चीज और रखा जाता था कि वो जो पर्टिकुलर लैंड है उस पर कल्टीवेशन में एक ईयर्स में कितने बार कल्टीवेशन किया जाता है, तो ये भी चीजें जो है ध्यान में रखा जाता था लैंड रेवेन्यू डिसाइड करने पर। देन द रेवेन्यू टू बी पेड इन year was calculated on the basis of a 10 years average of the yield and the price of the different crops। मीन्स जनरली यहां पर क्या चीज है कि 10 साला सिस्टम में क्या था कि जो रेवेन्यू है वो क्या होते थे, कैलकुलेटेड किए जाते थे 10 ईयर्स के लिए। मतलब फिक्स हो जाता था कि जो 10 ईयर्स है उनके अकॉर्डिंग टू, और जो डिफरेंट जो प्रोडक्शंस कितना होता है या फिर जो डिफरेंट जो उसके जो प्राइसेस हैं, वो सभी जो चीजें हैं डिफरेंट क्रॉप्स के अकॉर्डिंग टू डिफरेंट जो रेवेन्यू जो सिस्टम था वो था। देन द स्टेक टुक 1/3 ऑफ द एवरेज यील्ड। मीन्स जितना प्रोडक्शन और एवरेज जो उत्पादन है वहां पर ही निकाला जाता था, और इनका जो 1/3 है वो किनके पास जाता था, वो जो है रूलर्स को पे करते थे। देन द रेवेन्यू कुड बी पेड इन कैश और काइंड्स। तो रेवेन्यू है या तो फिर आप किसी भी रूप में जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उतने अमाउंट्स में जितना पे करना है उतने अमाउंट्स में आप पे कर सकते हैं, या फिर आप उतने का जो कैश कितना होता है उतना भी आप पे कर सकते थे। तो ये जो सिस्टम था कि इसका 10 साला सिस्टम का, जहां पर जो डिसाइड होता था जो वहां की जो फर्टिलिटी है उसके अकॉर्डिंग टू 10 ईयर्स के लिए किया जाता था। डिफरेंट क्रॉप्स है तो डिफरेंट टाइप के रेवेन्यू सिस्टम से 1/3 है जो एवरेज जो यील्ड है, एवरेज जो आपका प्रोडक्शन था उसका 1/3 है पे किया जाता था। और ये जो रेवेन्यू है किसी भी रूप में, चाहे वो कैश हो या फिर डिफरेंट जो काइंड्स है, उसमें पे कर दिया जा सकता था। सो द सिस्टम ऑफ द लैंड रेवेन्यू कंटिन्यूड लार्जली अनचेंज फॉर मोर देन 100 ईयर्स। ये जो कहीं ना कहीं ये जो रेवेन्यू जो सिस्टम्स है वो कंटिन्यू 100 ईयर्स तक चला गया। द गवर्नमेंट रियली इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ फार्मर्स। हाउएवर इफ द फार्मर्स वे आर अनेबल टू पे देयर टैक्स ऑन टाइम, सोल्जर्स वे आर सेंट टू फोर्सिबली कलेक्ट देम। मीन्स जनरली जो है गवर्नमेंट है वो जो फार्मर के जो अफेयर्स, फार्मर कैसे प्रोडक्शंस कर रहा है, क्या कर रहा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता था। जनरली वो अगर पे नहीं कर पाते थे सो इस सिचुएशंस में सोल्जर भेजा जाता था और उनसे फोर्सफुली जबरदस्ती जो है टैक्स जो है कलेक्ट किया जाता था। सो ये था रेवेन्यू पॉलिसीज अंडर अकबर के समय। देन नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है राजपूत पॉलिसीज। राजपूत पॉलिसीज की बात करें सो अकबर की जो पॉलिसीज है, राजपूत जो एरियाज के जो चीफ थे, मुखिया थे, उन पर उनकी पॉलिसीज कैसी थी। तो अकबर रियलाइज दैट इफ ही वेयर टू बी एक्सेप्टेड एज द मोनार्च ऑफ एन एम्पायर इन इंडिया, इट कुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट द सपोर्ट ऑफ द राजपूत। मीन्स अकबर पहले से रियलाइज कर लिया कि अगर उनको इंडिया में जो है शासन करना है, यहाँ पर उनको अपना जो एम्पायर है उसको लॉन्ग टाइम तक रन करना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको जो सपोर्ट लेना पड़ेगा किनके, राजपूत का। जब तक राजपूत उनके फेवर में नहीं होंगे तब तक उनका जो एम्पायर है, उनका जो सिस्टम है वो बेहतर तरीके से रन नहीं कर पाएगा। इसलिए ही गेव इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑफ राजपूत एंड अदर हिंदूज इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। इस कारण से उसने डिफरेंट जो पोस्ट है उनको प्रोवाइड कर दिए। जैसे राजा तोडरमल की बात करते हैं, राजा बीरबल की बात किया जाता है, राजा बिहारी मल की हम बात करें, या फिर उसके जो सन थे भगवान दास और जो ग्रैंड सन थे मान सिंह, वे आर सम ऑफ द राजपूत हु हैड इंपॉर्टेंट पोजीशन इन अकबर्स कोर्ट। मीन्स यहां पर जो चीज आता है कि जो आपके जो उनके जो राजपूत जो थे, जिसमें राजा तोदरमल, राजा बीरबल, राजा बिहारी मल, उनके जो सन हुए भगवान दास, ग्रैंड सन मान सिंह, सो ये कहीं ना कहीं जो अकबर के कोर्ट है तो वहां पर जो इंपॉर्टेंट जो पोजीशन है, इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है, उन पर इनको अपॉइंट किया गया था। देन अकबर गेव द राजपूत कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन्स, build temple, celebrate festivals and wear their caste mark on their forehead. Means
अकबर जो है किसी भी प्रकार से राजपूत के जो रिलीजियस जो इंटरफेयर है, उनके जो कस्टम्स है, उनके जो ट्रेडिशंस है, उस पर वो इंटरफेयर नहीं करते थे। वो पूरी तरीके से उनको फ्रीडम था, उनको आज़ादी थी कि वो जो अपने जो लाइफ है, अपना जो एरिया है, वहां पर वो अपने तरीके से रह सकते हैं। सो यहाँ पर आपको इमेज में जैसे आपको दिखाई दे रहा है डिफरेंट जो अकबर का जो कोर्ट सीन है, वहां पर डिफरेंट जो उनके जो मिनिस्टर्स हैं, उनके जो मंत्री हैं, वो बैठे हुए हैं, सभा जो चल रही है, कोर्ट है उनका। सो ये जो पॉलिसीज है राजपूत पॉलिसी, वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर था, जिसके कारण से जो अकबर का जो टाइम पीरियड है इतना बेहतर तरीके से और बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड तक इनका जो है टाइम पीरियड है वो चलता है। देन रिलीजियस पॉलिसीज की हम बात करते हैं, तो धार्मिक जो उनकी जो पॉलिसीज थी, नीति थी, वो कैसी थी? सो अकबर वाज अ लिबरल रूलर्स हु बिलीव्ड इन द इक्वलिटी एंड द यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। मीन्स वो कहते हैं टॉलरेंस थी, वो किसी भी पर्टिकुलर जो रिलीजन्स है उनको बढ़ावा देने के लिए कभी भी प्रयास नहीं किया। वो मुस्लिम रूलर्स थे, तो उसने कभी नहीं कहा कि हिंदू का है या फिर सिख है, तो उनके जो रिलीजियस है उस पर कभी भी इंटरफेयर नहीं किया, ना उसने कभी भी क्रिटिसाइज नहीं किया। ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। ही इज एम्प्लॉयड हिंदूज इन हिज गवर्नमेंट एंड गेव मेनी ऑफ देम हाई रैंक। ही abolished the religious tax on non-Muslim, the जजिया। मीन्स यहां पर क्या हुआ कि जो रिलीजियस जो टॉलरेंस की बात किया जाए अकबर का, सो वो जो जितने भी हिंदूज थे उनको हायर पोस्ट पर, हायर रैंक पर उसने दिया था। और जो रिलीजियस जो टैक्स जो इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिसमें नॉन जो मुस्लिम्स है तो उनको टैक्स पे करना होता था, सो उनको अकबर ने हटा दिया था। उस समय जो नॉन जो मुस्लिम थे उनको जजिया, जो नॉन मुस्लिम जो थे, जो हिंदूज थे, सिख थे, जैन थे, उन सभी को जो टैक्स है वो पे करना पड़ता था। तो अकबर ने इसको रिमूव कर दिया था। देन अकबर जो जिसने क्या किया कि जो मैरिड हिंदू प्रिंसेस एंड अलाउड देम टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन्स। मीन्स अकबर ने क्या किया कि जो हिंदू जो प्रिंसेस है, महारानी, आपके जो हिंदू जो राजकुमारी, उनके साथ उसने विवाह किया और उनको इतना फ्रीडम दिया कि वो जो अपने जो रिलीजन्स है, अपने जो धर्म है, उसको वो मान सकते हैं। देन ही मैरिड द डॉटर ऑफ राजा बिहारी मल ऑफ अम्बेर। जो वो जो है डॉटर किनके, राजा बिहारी मल है, उनसे वो जो अकबर है वो मैरिज करते हैं। देन उनके जो सन है सलीम, वो भी बाद में एम्पायर जो जहांगीर जो बनते हैं, सो उनका विवाह जो है वो किनके, राजा बिहारी मल के साथ, उनके जो डॉटर है उनके साथ करवाते हैं। सो देन नेक्स्ट इन 1575 सी अकबर ओपन द इबादत खाना एट हिज न्यू कैपिटल फतेहपुर सीकरी। अकबर क्या करते हैं तो अपने जो नया जो कैपिटल है, कहां पर, जो फतेहपुर सीकरी जो नया कैपिटल बिल्ड करते हैं, सो वहां पर एक इबादत खाना क्या करते हैं, ओपन करते हैं। अब इबादत खाना क्या चीज होता है? सो इबादत खाना है एक ऐसा जो प्लेस था जहां पर किसी भी जो रिलीजन्स, किसी भी धर्म से रिलेटेड कोई भी जो, ही इन्वाइटेड पीपल ऑफ वेरियस फेथ टू कम हियर एंड डिस्कस मैटर ऑफ रिलीजियस विथ हिम। मीन्स इबादत खाना एक ऐसा था जहां पर वो पीपल्स को बुलाते थे, वो यहाँ पर आकर कोई भी अपने जो कोई भी जो विश्वास है, धर्म है, डिफरेंट जो फैथ है, उनसे रिलेटेड वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर अकबर फाउंडेड हिज ओन रिलीजन्स कॉल्ड दीने इल्लाही और डिवाइन फैथ। मीन्स अकबर के द्वारा एक जो नया जो रिलीजन्स है उसको वो क्या उनको उसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, दीन इलाही या फिर डिवाइन फैथ, उस नाम से इनके द्वारा क्या किया गया, एक नया जो रिलीजन है वो फॉलो आपका क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। सो इट वाज बेस्ड ऑन द टीचिंग एंड बिलीफ्स ऑफ ऑल द मेजर रिलीजन्स। मीन्स सभी धर्म के कुछ जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट जो शिक्षा है, उनको शामिल करते हुए एक दीन इलाही या फिर जो डिवाइन जो फैथ है उन का फाउंडेशन है वो अकबर के द्वारा किया गया। और ये जो है स्ट्रेट बिलीव्स इन वन गॉड, एक जो गॉड पर है उस पर विश्वास करते थे। देन दिस न्यू बिलीव्स मेड अकबर अनपॉपुलर विद द ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम। दीन इलाही डिड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग आफ्टर अकबर्स डेथ। मीन्स ये जो दीन इलाही है तो उनके फेवर में जो ऑर्थोडॉक्स जो मुस्लिम थे वो नहीं थे। सो ये जो दीन इलाही है, जैसे अकबर का डेथ होता है उसके बाद ये जो दीन इलाही का जो फाउंडेड किया गया था रिलीजन्स, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, खत्म हो जाता
है। सो ये था आपका हमारे जो अकबर की जो है रिलीजियस जो पॉलिसी थी उनके बारे में। अब ये जो अकबर के जो रिलीजियस पॉलिसी थे वही एक जो मेन जो स्ट्रेंथ था जिसके कारण से अकबर जो है इतने आगे समय तक बढ़ पाते हैं, लगभग 50 ईयर्स तक उनका जो टाइम पीरियड है वो चलता है। देन आर्ट एंड कल्चर की बात करें, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अकबर का फतेहपुर सीकरी में सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ फतेहपुर सीकरी हिज न्यू कैपिटल नियर आगरा, पेंटिंग फ्रॉम द अकबरनामा। अकबरनामा में बना था जहां पर अकबर क्या है तो फतेहपुर सीकरी में डेवलप कर रहे थे, तो उनको वो देखने पर्सनली जाते थे। सो अकबर के आर्ट एंड कल्चर की हम बात करें, सो अकबर वाज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट, मीन्स अकबर जो है कहीं ना कहीं जो आर्ट्स है या फिर डिफरेंट जो कल्चर है उनको वो बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे। जो म्यूजिक है उस पर भी उनका बहुत ही ज़्यादा क्या था, इंटरेस्ट था। सो ही वॉज नॉन फॉर हिज द ब्रिलियंट ऑफ द कोर्ट ही मेंटेन्ड इन द कोर्ट वेयर द नवरत्नास और 9 ज्वेल्स। नवरत्न थे यानी 9 ज्वेल्स में, मीन्स उनके कोर्ट में देखा जाए तो मान सिंह, मैन तानसेन जो थे आपके आप जो कोर्ट सिंगर हुआ करते थे, म्यूजिशियंस से कहते हैं कि जब तानसेन है जब अपना जो राग जब वो गाते थे तो बारिश होने लगता था, आग लगने जाता था। सो ये कहने की बात है कि जो तानसेन है उनका जो डिफरेंट जो राग है उसके बारे में। देन अबुल फैजल जो थे कोर्ट जो पोएट कवि थे वो, देन और क्रॉनिकल से। देन बीरबल के बारे में आपने अकबर बीरबल की स्टोरीज है वो देखे होंगे, सुने होंगे, आपने रीड किया है। देन तोदरमल के बारे में, मान सिंह है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे जो है 9 जो ज्वेल्स थे, 9 जो इंपॉर्टेंट जो पर्सन थे डिफरेंट जो फील्ड से रिलेटेड वो उनके कोर्ट में थे। सो अबुल फैजल और अकबरनामा जो उनके कोर्ट पोएट कवि थे, सो उनके द्वारा अकबरनामा जो लिखा गया, मीन्स अबुल फैजल वाज द वजीर एंड हिस्टोरियोग्राफर इन अकबर्स कोर्ट। वजीर मीन्स आपने देखा था वो जो है क्या थे, प्राइम मिनिस्टर के रूप में थे। वहां पर जो मुखिया जो थे मीन्स अकबर के बाद जो सेकंड नंबर का वहां पर जो प्रमुख हुआ करता था वो था अबू फैजल। सो उनके द्वारा जो लिखा गया था अकबरनामा, द अकबरनामा इज द रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अकबर एंड लाइफ ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। सो ये अकबर का जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में, उस टाइम पीरियड में उनके जो डिफरेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप या फिर उनका जो कंक्वेस्ट है, तो ये सभी जो हमें ये जो अकबरनामा जो बुक जो रिटर्न किया गया था अबू फैजल, उससे हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। देन नेक्स्ट हम जो उसकी बात करें आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर की आप बात करते हैं बेटा, तो आर्किटेक्चर में अकबर के द्वारा डिफरेंट जो आउटस्टैंडिंग जो बिल्डिंग्स है वो बिल्ड किए गए। अकबर को हम प्रोलिफिक बिल्डर्स के रूप में जानते हैं। अकबर के रूल के समय में जो न्यू कैपिटल बिल्ड किया गया फतेहपुर सीकरी, वहां पर आप उसके जो आर्किटेक्ट जो डिजाइन है उसको आप देख सकते हैं। फतेहपुर सीकरी में आपको देख जाएंगे तो वहां पर आपको इंडियन स्टाइल, पर्सियन और जो सेंट्रल जो एशियन स्टाइल है, इस टाइप के जो आर्किटेक्चर है वो देखने को मिलते हैं। सो अकबर वाज एज अ हिस्टोरियन पुट इट वन ऑफ द माइटेस्ट सोवेरियंस नाउन्स टू हिस्ट्री। मीन्स एक जो हम अकबर द ग्रेट की बात करते हैं तो जो अकबर को एक जो मुगल एम्पायर का सबसे बेस्ट और कैपेबल रूलर्स के रूप में उनको जाना जाता है। सो ये जो कंप्लीट जो अकबर का यहाँ पर हम केस स्टडी के रूप में अकबर के जो उनका जो पीरियड था, राइन था, उसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो आता है आपका जहांगीर। सो प्रिंस सलीम द एल्डेस्ट सन ऑफ अकबर असेंड द थ्रोन ऑफ दिल्ली एज द 4th मुगल रूलर एमिड्स रिबेलियन एंड प्लॉटिंग हिज ओन सन खुसरो। मीन्स यहां पर जो प्रिंस जो सलीम थे जो अकबर के जो एल्डेस्ट जो सन थे, अब यहां पर क्या हुआ कि जो कहीं ना कहीं जब वो जो शासन गद्दी पर आया तो उनके अपनी ही उनके अगेंस्ट थे, साथ ही तो उनके जो सन थे उसके खुद के जो सन जो अमीर खुसरो थे वो भी उनके अगेंस्ट थे और उनको हटाकर ही अस्यूम द नेम ऑफ जहांगीर। मीन्स प्रिंस जो सलीम थे वो जब शासन पर आते हैं, जब गद्दी पर बैठते हैं, थ्रोन पर आते हैं, सो वो अपने आप को जहांगीर के रूप में टाइटल के रूप में नवाजते हैं और जो जिनके बाकी सभी जो लोग हैं उनको जहांगीर के रूप में जानते हैं। सो वन ऑफ द फर्स्ट टास्क अहेड ऑफ जहांगीर वाज टू कंट्रोल हिज रिबेलियस सन खुसरो।
मीन्स जहांगीर जैसे ही गद्दी पर बैठता है, थ्रोन पर आता है दिल्ली के, सो उनको किनको कंट्रोल करना होता है, अपने खुद के जो सन हैं, जो खुसरो थे, उनको कंट्रोल करना पड़ता है। सो व्हेन जहांगीर वाज इन्फॉर्म दैट द सिख गुरु अर्जान देव हैड added खुसरो इन हिज रिबेलियन, ही वाज इन ranked and imposed a fine on the guru. Arjan Dev refused to pay the fine. Means furious at the disobedience, Jahangir had Arjan Dev executed. मीन्स यहां पर क्या होता है कि जो जैसे ही जहांगीर को पता चलता है कि उसके जो रिबेलियन जो सन है खुसरो, उसका जो हेल्प है वो गुरु अर्जान देव जो सिख जो गुरु थे उनके साथ मिल गए और दोनों जो है रिबेलियंस कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या करते हैं कि जो जहांगीर है वो गुरु अर्जान देव पर फाइन इंपोज कर देते हैं, यानी उस पर फाइन लगा देते हैं, बट जो अर्जान देव है वो फाइन देने से मना कर देते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या करते हैं कि जहांगीर है वो उनको गुरु अर्जान देव को कैद में डाल देते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। सो दिस एग्जीक्यूशंस ऑफ द फिफ्थ गुरु जो अर्जान जो थे, स्पार्क ऑफ अ लॉन्ग एंड बिटर स्ट्रगल बिटवीन द सिख्स एंड द मुगल। मीन्स यहां पर ये चीज हुआ कि जो सिख जो थे पहले, जैसे हमने देखा था कि अकबर के टाइम पीरियड में सिख और जो राजपूत थे वो कहीं ना कहीं अकबर के फेवर में थे, उनको वो सपोर्ट कर रहे थे, बट ये जो फिफ्थ जो गुरु अर्जान देव है उनको वो क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, सो इसके कारण से उनको सजा दे देते हैं। इसके कारण से जो सिख हैं वो जहांगीर के अगेंस्ट हो जाते हैं, पूरे के मुगल के अगेंस्ट हो जाते हैं। देन जहांगीर के टाइम पीरियड में हम देखें तो यहां पर क्या हुआ, फॉरेन इन्फ्लुएंस एंड इंटरेक्शन। मींस इसी बीच जो पुर्तगालीज है, यूरोपियंस हैं, जिसमें ड्यूरिंग द राइन ऑफ जहांगीर नंबर ऑफ यूरोपियंस लाइक पुर्तगीज, द ब्रिटिश एंड द डच हैड बिगन टू मेक देयर प्रेजेंस felt in India and other countries bordering the Indian Oceans. मीन्स जहांगीर के समय ही जो यूरोपियंस है वो इंडिया में इंटर होते हैं और डिफरेंट प्लेसेस पर वो अपने जो फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पर ट्रेडिंग जो बेस हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं। यानी यही इन्हीं के टाइम पीरियड में जो जहांगीर के समय ही अलग अलग प्लेस पर वो व्यापार करना स्टार्ट करते हैं। सो एज देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट बिगैन to clash, the Portuguese started attacking Mughal ships. मीन जो यहाँ पर क्या हुआ कि जो मुगल्स हैं वो व्यापार कर रहे हैं, साथ ही साथ जो पुर्तगीज आए जिसमें जो यूरोपियंस थे, सो वो भी क्या करने लगे, जो मुगल शिप है वो अटैक करने लगे डायरेक्टली। अब जो मुगल और जो पुर्तगीज है उनके बीच लड़ाई होने लगा। सो यहाँ पर जो इनको चेक करने के लिए जो जहांगीर बिगन टू सपोर्ट देयर रिवेल्स द ब्रिटिश एंड द डचेस। मीन्स यहां पर एक दूसरे के साथ क्या हुआ कि जो पुर्तगीज को हराना है तो ब्रिटिश है उनका सपोर्ट करने लगे, डच जो है उनका सपोर्ट करने लगे। सो कभी कभी क्या होता था कि जो ब्रिटिश हैं वो उस पर इंटरफियर कर रहे हैं तो डच है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो जहांगीर है वो एक दूसरे इनको यूरोपियंस है उनको हराने के लिए जनरली ज्यादातर जो ब्रिटिश है वो जहांगीर के फेवर में रहकर एक चापलूसी वाली जो बात है वो करने लगे से। सो in 1608 Captain William Hawkins arrived at Surat with a letter from King James I of Great Britain to the Emperor requesting permission to ट्रेड। मीन्स जो आपके जो कहाँ से आए कि तो कैप्टन विलियम जो हॉकिंस हैं वो जो उस टाइम पीरियड्स के जो किंग जेम्स फर्स्ट थे, जो ग्रेट ब्रिटेन के जो क्या थे एम्पायर थे, वहाँ के जो रूलर्स थे, सो उनका जो लेटर लेके आते हैं कि जो वो जो है जहांगीर के पास आते हैं कि हम आपके जो एरिया है वहाँ पर ट्रेडिंग जो है व्यापार है वो करना चाहते हैं। ये आपका जहांगीर है, इनके पास आते हैं और यहाँ पर इनके सामने वो निवेदन रखते हैं। तो हॉकिंस who could talk with Jahangir in Turkey earned his goodwill and stayed at his court for 3 years as a ambassador. मीन्स जो हॉकिंस आते हैं और उनके साथ वो टर्की जो है तुर्क जो लैंग्वेज है उसमें वो बात करते हैं, तो जहांगीर है वो उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं और वो जो है एम्बेसडर के रूप में आपके जो जहांगीर का कोर्ट है वहां पर लगभग 3 इयर्स तक वो वहां पर स्टे करते हैं।
Then in 1614 CE, Sir Thomas Roy was sent by James I as the British ambassador to the court of जहांगीर. सो अब यहाँ पर सर थॉमस रॉय भी आते हैं किंग आपके जेम्स फर्स्ट के द्वारा 1614 में सी में, और वो भी एम्बेसडर के रूप में कोर्ट जहांगीर के कोर्ट में कुछ समय तक स्टे करते हैं. कब तक रहते हैं? सो ही स्टेड ऑन टिल 1618 सी, मीन्स लगभग ये 4 ईयर्स तक जो है 1618 सी तक वो यहाँ पर स्टे करते हैं. तो ही डिड नॉट सक्सीड इन गेटिंग अ फॉर्मल ट्रीटी साइंड. ही रिसीव्ड liberal trade concessions for the British. They were also allowed to set up a factory at सूरत. जब वो वहां पर रहते हैं सो उनको कुछ जो परमिशन है वो दिया जाता है कि वो जो फैक्ट्री है वो कहां पर सूरत में स्टैब्लिश कर सकते हैं. देन सर थॉमस राय लेड द फाउंडेशन फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड. मीन्स इन्हीं के द्वारा ही फर्स्ट सबसे जो सर थॉमस राय ही वो फाउंडेशन रखते हैं, वो इस्टेब्लिश करते हैं किसका? द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ट्रेडिंग जो सेंटर है वो इस्टेब्लिश करते हैं. देन बाद में यही जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया में रूल करते हैं. सो अब जो नेक्स्ट देखें नूरजहां, जो जहांगीर की जो वाइफ थी. सो इन 1611 सी जहांगीर मैरिड म्यूरुनिसा द विडोज ऑफ शेर अफगान जागीरदार ऑफ बंगाल. सो यहां पर अब जो जहांगीर है वो मैरिज कर लेता है जो शेर अफगान जहांगीरदार है बंगाल से. सो ही मेड हर हिज चीफ क्वीन विद द टाइटल ऑफ नूरजहां द लाइट ऑफ वर्ल्ड. मीन्स जो जहांगीर है वो इनकी जो नूरजहां है उसकी खूबसूरती से इतना प्रभावित था कि वो जो अपना मुख्य जो रानी है इनको बना देता है. इनको कहते हैं कि लाइट ऑफ द वर्ल्ड, नूर जहां. सो ही एक्वायर्ड ट्रेमेंडस पावर एंड इन्फ्लुएंस ओवर द किंग, एक्सर्टेड हर अथॉरिटी इन ऑल मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. मीन्स जनरली वो जो है जहांगीर है नूरजहां से बहुत ज्यादा पसंद करते थे, उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, उनके बहुत ज्यादा करीब थे. सो ये जो नूरजहां है वो कहीं ना कहीं जो जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप है, डिफरेंट जो मैटर्स हैं उन पर वो क्या करने लगे, इंटरफियर करने लगे. और जो अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको भी जो डिफरेंट जो पोस्ट हैं वहां पर आपने जो हायर जो पोजीशन है वहां पर अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको वो नूरजहां है वो अपॉइंट करने लगे. देन वो जो डिफरेंट जो ऑर्डर्स इशू किया जाता था, डिफरेंट जो कॉइन जो इशू किए गए वो अपने नाम से नूरजहां जो है वो इशू करने लगे थे. जैसे यहां पर द इशू ऑफ कॉइन्स, जहांगीर इशूड मैनी सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स, सम बेरिंग इमेज ओनली ऑफ हिम एंड मैनी विथ इमेज ऑफ हिज वाइफ नूरजहां ऑन द अदर साइड. मीन्स डिफरेंट टाइप के जो कॉइन्स जो इशूज किए गए तो वहां पर कुछ में क्या था कि जो सिर्फ उसमें कुछ में आपके जो जहांगीर है उसका ही इमेज रहता था, और बहुत सारों में सारे जो कॉइन्स है उसमें नूरजहां का एक साइड जहांगीर का होता था, देन सेकंड साइड नूरजहां का भी इमेज है वो रहता था. सो ये जो था आपका जो नूरजहां जो आपकी जो जहांगीर की वाइफ थी. देन अब यहाँ पर हम जो द लास्ट डे ऑफ जहांगीर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, तो जहांगीर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी कॉल्ड टुजुक-ए जहांगीरी. जहांगीर के द्वारा क्या नोट डाउन किया गया, क्या लिखा गया? सो वो अपना जो ऑटोबायोग्राफी नोट करते हैं जिससे कि तुजुकी जहांगीरी के नाम से जाना जाता है. और वो जो है अपना जो क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं, म्यूजियम जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं फॉर अकबर एट सिकंदरा. ये मीन्स उनके अकबर के लिए एक जो म्यूजियम जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है जहां पर डिफरेंट जो अकबर से उनके जो फादर है उनके जो इंपॉर्टेंट जो चीजें वहां पर रखा गया. देन इन 1622 सी हिज हेल्थ डिक्लाइंड एंड द अनयूजुअल वार ऑफ सक्सेशन बिगन. द one to emerge as the next ruler among his 3 surviving sons was शाहजहां. सो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो जहांगीर जैसे जैसे धीरे धीरे उनका जो हेल्थ है वो धीरे धीरे क्या होने डिक्लाइन होने लगा, स्वास्थ्य जो ठीक नहीं रहने लगा. सो उनके जो सन्स थे, 3 जो सर्वाइविंग जो सन थे उसमें से एक जो है शाहजहां है वो शासन पर आते हैं. सो
ये जो शाहजहां के बारे में आप देखेंगे तो 1628 से लेकर 1658 सी तक आपको देखने को मिलेगा। सो इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। सो ओके बेटा, थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो ओके, थैंक यू।